सो हम लोग अपने माई एसक्यूएल की सेकेंड क्लास को आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था और एक सिंपल सा डेटाबेस वहाँ पे हमने क्रिएट किया था और उस डेटाबेस में एक टेबल हमने क्रिएट किया था। अब आज हम दोबारा से शुरू करते हैं। जैसा आपने बताया था, हम लोग इस ट्यूटोरियल को एम्स के थ्रू पूरा जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जब हम एम्स को इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे सिस्टम में अपाचे, माई एसक्यूएल और पीएचपी इंस्टॉल कर देता है। और हमें जब जब वर्क करना होगा तो हमें अपाचे और माई एसक्यूएल को ऑन करना होगा। एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई और प्रोग्राम पोर्ट 80 को यूज़ ना कर रहा हो। इस चीज़ को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। सो अब ये जब दोनों हमारे ऑन हो जाते हैं, इसके बाद हम यहाँ से होम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एम्स का डैशबोर्ड हमारे लोकल होस्ट में ओपन हो जाता है। इस एम्स के डैशबोर्ड में यहाँ से आप PHP माई एडमिन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो वो थोड़ी देर में आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर एट द टाइम ऑफ PHP माई एडमिन, जैसे मेरे केस में तो ये नहीं मांग रहा आईडी पासवर्ड, पर अगर आपके केस में आईडी पासवर्ड ये मांग रहा है तो आप माई एसक्यूएल पासवर्ड में जाएंगे तो रूट आपका यूज़र नेम होता है। एम्स के केस में मैं दोनों केस बता दे रहा हूँ। तो अगर आपने जैम्प इंस्टॉल किया है तो रूट पासवर्ड होता है और ब्लैंक जो है रूट उसका यूज़र नेम होता है और कोई पासवर्ड नहीं। पासवर्ड जो है वो एम्प्टी होता है, कुछ भी नहीं लिखना है। ये जैम्प के केस में। एम्स के केस में रूट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड माई एसक्यूएल होता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने जैम्प के थ्रू किया तो ये, और एम्स के थ्रू किया है तो ये। और एम्स में ये फ़ायदा है कि यहीं से हम अपना ओल्ड पासवर्ड लिख के न्यू पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, पर अभी ज़रूरत नहीं। नाउ अब हम यहाँ पे लोकल होस्ट में आ गए और अब हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे एक प्रैक्टिस डेटा सेट को कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रैक्टिस डेटा सेट है उस डेटा सेट का नाम है northwind.sql। ठीक है, तो जब आपको कोई प्रैक्टिस फाइल दी जाएगी या आपको कोई डेटाबेस एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है तो जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .sql। .sql का मतलब है कि ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका, चाहे माई एसक्यूएल से माई एसक्यूएल हो चाहे कोई भी तरह का एसक्यूएल हो, उसकी मैक्सिमम फाइल्स जो होती है वो .sql में सेव होती है। इस फाइल को हम यहाँ से एडिट करते हैं और जब हम इसको एडिट कर रहे हैं तो ये अभी हमें पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको एडिट करने से पहले एक छोटा सा कोड मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा था क्रिएट डेटाबेस, मान लीजिए मुझे नॉर्थविंड नाम का डेटाबेस बनाना है तो मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस नॉर्थविंड। ये मेरी एसक्यूएल कमांड हो जाएगी और इस एसक्यूएल कमांड में एक सेमीकोलन लगा है। इसका मतलब हमने अपनी पहली लाइन ऑफ एसक्यूएल लिख लिया। अब हम अपनी दूसरी लाइन ऑफ एसक्यूएल लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये हमने लिख दिया। इसके बाद ऐसे हाइफन 2 लगाते हैं और लिखते हैं डेटाबेस और डेटाबेस का नाम नॉर्थ विंड। ठीक है, सो ये कमेंट होता है। जब हम एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये जो डबल हाइफन का यूज जब हम करते हैं तो ये लाइन कमेंट होती है। दिस लाइन इज इग्नोर्ड while execution or at the time of execution in the server। जैसे जब हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस नॉर्थ में तो ये लाइन तो आपकी रन हो जाएगी सीधे, क्योंकि यहाँ पे डबल हाइफन नहीं यूज किए गए। ठीक है, पर ये दोनों लाइन इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों लाइन के पहले डबल हाइफन का यूज किया है और डबल हाइफन जो होता है वो आपका कमेंट होता है। कमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग में वो लाइन ऑफ कोड होता है जो इग्नोर होता है और रन नहीं किया जाता। ठीक है,
तो ये हम लोगों को याद रखना। नेक्स्ट अब फिर हम क्रिएट टेबल करते हैं। तो हमने लिखा क्रिएट टेबल यूजर्स। मान लीजिए तो पहले दिन हम लोगों ने सीखा था PHP माई एडमिन के टेबल डिज़ाइनर का इस्तेमाल करके कैसे टेबल बनानी है। आज हम सीख रहे हैं कि SQL कमांड का यूज़ करके कैसे टेबल बनानी है। तो क्रिएट टेबल यूजर्स और इसके बाद हम लोग ये राउंड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर देते हैं और इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कमांड लिखेंगे। तो पहले दिन जब हमने टेबल बनाई थी यूज़र टेबल, तो आपने देखा था कि उस यूज़र टेबल के अंदर हम लोगों ने 4 कॉलम ऐड किए थे, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल यूजर्स और मान लीजिए यहाँ पे हम पहला कॉलम लिखते हैं यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम का नाम हो गया। एक छोटा सा नोट जो आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपने कॉलम के नाम में स्पेस रखना है तो आपको उस कॉलम का नाम इन इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखना होगा। ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा है, दिस इज लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है रेगुलर वो ये होता है, ठीक है, पर जो हम यूज कर रहे हैं ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा है। तो लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे आता है? लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा आता है, जैसे अभी हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाते हैं यहाँ से, तो एस्केप के ऊपर आता है। हम रेगुलर कीबोर्ड दिखाते हैं, तो ये जो हमारा रेगुलर कीबोर्ड होता है इसमें देखिए एस्केप और 1 के बगल में ये दिख रहा है आपको, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा। सो ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसके अंदर हम लोग अपने डेटाबेस के डिफरेंट एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। जैसे डेटाबेस का नाम हम लोग लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। अगर उसमें स्पेस है तो लिखना ही पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं है, जैसे नॉर्थविंड में हमने कोई स्पेस नहीं दिया है, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम लिखें इसको। उसी तरीके से क्रिएट टेबल यूजर्स, टेबल के नाम में भी हम लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और कॉलम के नाम में भी हम लोग लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी का हमने कहा था कि जो डेटा टाइप होता है वो इंट होता है और इसकी लेंथ मान लीजिए 3 है। 3 लेंथ का मतलब ये है कि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मैक्सिमम 999 तक की यूज़र आईडी आ सकती है इंटीजर वैल्यू। अगर हमने 4 लिख दिया तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 9999 तक की वैल्यू आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो इंटीजर वैल्यू उसकी लेंथ कितनी होगी। जैसे हमारा फ़ोन नंबर भी एक इंटीजर वैल्यू, मगर उसकी लेंथ जो होती है खास करके जैसे इंडिया के केस में तो 10 कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो याद रखना। सो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया और जैसा हमने बताया था कि ये प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की वो डेटा होता है। सो प्राइमरी की वो कॉलम होता है जो हमारे उस टेबल के लिए यूनिक आइडेंटिटी होता है और हर एक रिकॉर्ड का एक यूनिक वैल्यू होता है। तो यूज़र आईडी को हमने प्राइमरी की रखा है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। तो इससे ये हो जाएगा कि ये वैल्यू जैसे हमने लास्ट डे भी बताया था एक एक करके बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए हमारा यूज़र आईडी ऐसा है, मान लीजिए यूज़र आईडी लिखा है, तो पहला रिकॉर्ड जब एंटर होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरे की 2, तीसरे की 3, 4 ऐसे अपने आप बढ़ती जाएगी। हमें इंसर्ट करते समय आईडी लिखनी नहीं पड़ेगी। तो ये हमने एक कॉलम बनाया। इसी तरह मान लीजिए दूसरा कॉलम है यूज़र नेम, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़र नेम लिखा। यूज़र नेम का जो डेटा टाइप हम लिखते हैं वो वैर कैर लिखते हैं। वैर कैर के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होती है।
स्ट्रिंग जो वैल्यूज होती हैं वो टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर करती हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। इसकी लेंथ हमने मान लीजिए कह दी 20, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट नल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉलम नल नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हमें एंटर करनी पड़ेगी, वी कैन नॉट मेक इट नल। सो अभी हम ऐसे लिख देते हैं नॉट नल। जो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं वो इस तरीके से आती है। फिर मान लीजिए हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ, इसका हमने डेट लिख दिया। अब डेट में हमें और कुछ नहीं लिखना है और ऐसे लिख देना है, तो ये 3 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 कॉलम्स बन गए। इस तरह हमें जितने भी कॉलम बनाने हैं, जैसे यूजर का सिटी मान लो लिखना है, अब सिटी को हमने लिख दिया वेर कैर, और हमें पता है किसी भी सिटी के नाम में मैक्सिमम मान लें ये 25 कैरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम ही लिख रहे हैं। और हर बार ऐसे कॉमा लगा देना है। अगर उस कॉलम के नाम के बाद कोई जो है कॉलम नहीं आने वाला, तो यहाँ कॉमा नहीं लगाना है। आप देख रहे हैं हर एक कॉलम के नाम के बाद हम एक कॉमा लगा रहे हैं, कॉमा कॉमा, और इसके आगे नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा कमांड होता है। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि क्रिएट टेबल यूजर्स, मान लीजिए हम अपने डेटाबेस में ट्रेडर्स नाम का टेबल बना रहे हैं, तो क्रिएट टेबल ट्रेडर्स, और यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रेडर आईडी, यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रेडर नेम। मैं एक सिंपल हिंट दे, मतलब एक अपने से सजेशन दे रहा हूँ कि कॉलम के नाम एम्प्टी ना रखिए, मतलब कॉलम के नाम में स्पेस ना रखिए तो बेटर है। आप ऑल्दो लिख सकते हैं स्पेस, पर आप ना रखिए, क्योंकि इससे आपकी क्वेरी में आसानी होगी थोड़ी। और ट्रेडर का हमने डेट ऑफ बर्थ की जगह पे हमने रख दिया रजिस्ट्रेशन डेट, तो इसको हमने कह दिया रेज डेट, यानी उस ट्रेडर ने हमारी कंपनी के साथ कब रजिस्ट्रेशन चालू किया। ठीक है, तो ऐसे बन सकता। अब इस कॉलम को हम इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, अपने उस डेटाबेस में चले जाते हैं जिसमें हमें ये टेबल बनाना है, और इसकी एसक्यूएल में चले जाते हैं। तो PHP माई एडमिन में हम पहले उस डेटाबेस में गए, इसमें चले गए। ठीक है, अब हमने एक बहुत बड़ी गलती करी, क्रिएट का हमने लिख दिया गलत। सो ये हो गया क्रिएट टेबल ट्रेडर्स। अब देखिए इसने अपने आप कलर्स दे दिए, जो हमारा डेटाबेस का नाम है, जो हमारा कॉलम का नाम है, उन सबको ब्लू कलर, जो हमारे एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं जैसे क्रिएट टेबल, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट, इन सबको पर्पल कलर। जो डेटा टाइप्स हैं जैसे इंट लेंथ 3, वेरकैर लेंथ 20, डेट में कोई लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, डेट अंडरस्टूड है, और सिटी वेरकैर 25 लेंथ। सो ये सब बना दिया और फिर यहाँ आके गो कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए ट्रेडर टेबल बन गई, 4 कॉलम आ गए, स्ट्रक्चर बन गया, और ट्रेडर आईडी के ऊपर अपने आप वो गोल्डन की अप्लाई हो गई, और यहाँ पे ट्रेडर नेम ये सब आ गया। अब अगर हम इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए हम अपने ट्रेडर का नाम लिख रहे हैं और इसका नाम लिख रहे हैं, हमारा पहला ट्रेडर है नॉर्थविंड ट्रेडर्स। नॉर्थविंड ट्रेडर्स एक फिक्टिशियस कंपनी का नाम है। यहाँ देखो डेट लिखा था ना, तो डेट में अपने आप कैलेंडर बन के आ गया। मान लीजिए इन्होंने हमारे साथ जब जो रजिस्ट्रेशन किया है वो 1994 में किया है, 1994। तो हमने यहाँ डेट लिख दी, सिटी इनका मान लीजिए न्यूयॉर्क है। ऐसे हमने एक ट्रेडर का नाम लिख दिया और गो कर दिया। जैसे आपने गो किया, आपके सामने एक और कमांड आ गया, इंसर्ट का कमांड, और यहाँ पे देखिए एक ट्रेडर जुड़ गया, आईडी अपने आप जुड़ गई। ठीक है, सो ये होता है एसक्यूएल किसी टेबल को क्रिएट करने का। अब टेबल को क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा को इंसर्ट करने का भी तो एक एसक्यूएल होगा, तो इंसर्ट वैल्यू एसक्यूएल भी सीखते हैं। तो इंसर्ट वैल्यू एसक्यूएल देखिए ऐसा होता है, पहले हम लोग इसका जेनेरिक कमांड लिखते हैं, तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल।
नेम। तो यहाँ पे हम टेबल का नाम लिखते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मतलब हमें किन किन कॉलम में वैल्यू को इंसर्ट करना है उनके नाम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ट्रेडर आईडी तो ऑटो ही इंक्रीमेंट हो रही है, इसको हमें नहीं लिखना है। हमारे लिए कॉलम 1 हो जाएगा ट्रेडर का नाम, कॉलम 2 हो जाएगा रजिस्ट्रेशन डेट और कॉलम 3 हो जाएगा सिटी। ठीक है। फिर वैल्यूज, वैल्यूज में आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो जैसे कॉलम 1 में जाने वाली वैल्यू उसी सीक्वेंस में लिखनी है। ठीक है। तो जैसे कॉलम 1 में मान लीजिए हमें वैल्यू एंटर करनी है ट्रेडर का नाम, तो इसका नाम हम रख देते हैं गोविंद ट्रेडर्स, गोविंद ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे ये इनकी नाम है। तो ये पहली वैल्यू हो गई जो कॉलम 1 की वैल्यू हो गई। और कॉलम 1 का नाम हमारा होगा ट्रेडर नेम। ओके। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। फिर दूसरा है रजिस्ट्रेशन डेट, तो जो इनकी जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है तो ऐसे लिख दिया रेज अंडरस्कोर डेट। और तीसरा है सिटी। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है ना। जैसे ये सीक्वेंस याद रखना है। अब सीक्वेंस में पहले आता है ट्रेजर नेम, वो लिख दिया सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू है। जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसको हमने ऐसे लिखा 2010 11 10 11। ठीक है, 11/10/2000 को ये ट्रेडर हमारे साथ रजिस्टर हुआ और इसका सिटी मान लीजिए हमने लिख दिया कानपुर। ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो आप समझ रहे, हमने इंसर्ट इनटू टेबल नेम और टेबल का नाम क्या है ट्रेडर्स। तो इंसर्ट इनटू ट्रेडर्स और 3 कॉलम। अगर आपको मान लीजिए 10 कॉलम इंसर्ट करने हैं तो आपको सारे 10 कॉलम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। लाइक मान लीजिए और भी कॉलम होते हैं तो अगेन कॉलम कॉलम जो भी होता और फिर उनकी वैल्यू भी लिखनी पड़ती। ठीक है। ये है। अब इस डेटा को हम कॉपी करते हैं। सो इस डेटा को हम जैसे कॉपी करते तो ट्रेडर टेबल पे जाएंगे तो हम अभी सर्वर के अंदर ट्रेडिंग डेटाबेस के अंदर ट्रेडर टेबल में है। यहाँ पे हम यही वैल्यू लिख देते हैं इंसर्ट इनटू ट्रेडर्स, ट्रेडर नेम, रजिस्ट्रेशन डेट और सिटी, और 3 वैल्यू लिख दी। गो कर देंगे। देखिए 1 रो इंसर्ट, कोई एरर नहीं। और अब आप ट्रेडर में आएंगे तो उसको ट्रेडिंग आईडी 2 अपने आप मिल जाएगी और कंपनी का नाम सब आ गया। तो ये हमारा इंसर्ट कमांड है। ये सारे कमांड अभी हम लोग शेयर कर देंगे। सो ये हमारा इंसर्ट का कमांड है। तो आपने सिंपल 3 चीजें पढ़ी कि क्रिएट डेटाबेस, उससे डेटाबेस बन जाता है। फिर यूज डेटाबेस या उस डेटाबेस को हम जब यूज कर रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं यूज नॉर्थविंड, यानी कि इस डेटाबेस को यूज करो। ठीक है। तो इससे हमारे सर्वर को पता चल जाएगा कि ये जो आगे आने वाली कमांड्स है ये सब इस डेटाबेस में है, क्योंकि हमारे पास और भी डेटाबेसेस है ना। यहाँ पे सकीला भी है, ट्रेडिंग डीबी भी है, सो देयर आर अदर डेटाबेसेस आल्सो। तो यूज नॉर्थविंड का मतलब हो जाएगा कि उसका इस्तेमाल करिए। और अगर बाय द वे आप मैनुअली जाके एसक्यूएल टाइप कर रहे हैं तब तो आप खुद ही उस सर्वर में उस डेटाबेस में हैं, तो आपको फिर यूज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से हो गया। फिर इंसर्ट इनटू टेबल। अब देखो ये वाली वैल्यू उसने जनरेट करके दी थी हमें, तो इन्होंने ट्रेडर आईडी लिखा था मगर वहाँ नल वैल्यू डाली। पर ट्रेडर आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू है तो हमें लिखनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लिखें। तो ये इन्होंने कमांड दिया था, ये सब मैं लिख दे रहा हूँ। जो हमने पहला वैल्यू इंसर्ट किया था और हमने अपना दूसरा आपको लिख के दिखा। अगेन दिस कमांड विल बी शेयर्ड विद यू, और इसके साथ आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने 2-3 टेबल्स बनाइए, उसमें अलग अलग कॉलम्स लिखिए और उन कॉलम्स में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा एक तरीका।
अब आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है एक सैंपल डेटाबेस। ये हमारा प्रैक्टिस डेटाबेस है। इस डेटाबेस का नाम है नॉर्थविंड डेटाबेस। ये डेटाबेस एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटाबेस है। एक ट्रेडिंग कंपनी जो होती है, तो अगर हम सीधे यहाँ पे ओपन करें, सो यहाँ पे देखिए ये हमारे नॉर्थविंड कंपनी के टेबल्स है। ठीक है, जो नॉर्थविंड डेटाबेस है इसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जब आया था तो उसमें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे प्रोडक्ट्स में रिलेशनल डेटाबेसेस का यूज़ समझाने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये इतना फेमस डेटा सेट है कि इसको लगभग हर तरीके के एसक्यूएल के लिए यूजर्स ने क्रिएट किया है। तो इस डेटा सेट में आप देख रहे हैं मेन 8 टेबल्स होती हैं। कस्टमर, एम्प्लॉय, शिपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर, एम्प्लॉय, शिपर, ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट्स और सप्लायर और कैटेगरी। बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी सुपर स्टोर इमेजिन कर लीजिए, जैसे बिग बाजार या वॉलमार्ट, कोई भी तरह का सुपर स्टोर, या आपका इजी डे चला था बीच में, अभी भी है, और बहुत सारे हैं इस तरीके के। तो जो सुपर स्टोर स्पेंसर्स है, जो सुपर स्टोर्स होते हैं वो उनके पास होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर होंगे। हर प्रोडक्ट की एक आईडी होगी। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट नेम होगा और हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई सप्लायर होगा और हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होगी। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की सप्लायर आईडी है, कैटेगरी आईडी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी लिखी गई है। ओके, यहाँ पे सप्लायर का नाम और कैटेगरी का नाम नहीं लिखा गया है। और ये जो सप्लायर की आईडी है ये इस आईडी से सीधे मैच करती है। ठीक है, और इन्होंने सप्लायर के लिए एक अलग टेबल बना दिया है जिसमें सप्लायर का सारा डेटा लिखा गया है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि आपके पास प्रोडक्ट का भी डेटा आपको स्टोर करना है और सप्लायर का भी डेटा आपको स्टोर करना है, तो एक तरीका तो यह है कि एक ही टेबल में आप हर प्रोडक्ट के साथ सप्लायर की हर डिटेल लिखते चले जाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट का नाम है चाय, प्रोडक्ट का प्राइस है 18, प्रोडक्ट का हमारे पास टोटल वो प्रोडक्ट यूनिट इन स्टॉक है 56, उसका सप्लायर है एबीसी लिक्विड्स, इस नाम की कंपनी उसे सप्लाई करती है। उस कंपनी का सिटी है मान लीजिए कानपुर, उस कंपनी का फ़ोन नंबर है 1234। अब दूसरा प्रोडक्ट आता है, मान लीजिए दूसरा प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक, इसका प्राइस है 50 और इसकी क्वांटिटी हमारे पास है 20। अब फिर यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको हर सप्लायर का रखना है तो राइट हर बार सप्लायर का पूरा पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपका टेबल काफी हरा भरा और बड़ा बन जाएगा, हैवी बन जाएगा। तो आप देखिए ये जो तीन चीजें हैं ये लगभग हम लोग हर टेबल हर रो में रिपीट करते जाएंगे। राइट, तो एसक्यूएल ने एक सीधा कंसेप्ट बताया कि ऐसा करो, इसके लिए एक अलग टेबल बना लो और यहाँ पे इसकी आईडी लिख लो। ठीक है, और इसको एक ही बार लिखो। अब मान लेते हैं कि इस एबीसी लिक्विड की आईडी 1 है और कोई 2 हैं जो मान लीजिए स्नैक्स देखते हैं, तो एक्स वाई जेड स्नैक्स नाम की कंपनी है, ये स्नैक्स देते हैं।
अब स्पेलिंग छोड़ो बार बार। तो ये XYZ स्नैक्स देते हैं, और ये जो है मान लीजिए ये लखनऊ के हैं, इनका फ़ोन नंबर कुछ ये है। अब हमारे पास एक तीसरा प्रोडक्ट भी है, और वो तीसरा प्रोडक्ट मान लीजिए बिस्किट है, और बिस्किट की कीमत मान लीजिए 30 रुपए, और ये बिस्किट हमारे पास 100 है। सो एक हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट का नेम हो गया, ये उसका प्राइस हो गया, ये इसका यूनिट इन स्टॉक हो गया, इसको हम स्टॉक काउंट लिख देते हैं। तो एसक्यूएल के कंसेप्ट ने हमें सजेस्ट किया कि ये जो आपकी टेबल है, ठीक है, अभी हम इसके हेडर को जरा रंग देते हैं। ये जो आपकी टेबल है, इसमें एक कॉलम और जोड़िए, और इस कॉलम का नाम रखिए प्रोडक्ट आईडी, और हर प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी दीजिए, जो अभी हमने सीखा कि इट कम्स फ्रॉम प्राइमरी की कंसेप्ट। फिर इन्होंने कहा कि जो आपके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड टेबल्स हैं, उनकी आईडी यहाँ दीजिए। तो हमने लिख दिया सप्लायर आईडी, और हमने कहा सप्लायर आईडी 112। तो अब हमें इस बात को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा, ये हमने एक ही जगह स्टोर कर दी, क्योंकि अब ऐसे मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हम हर बार थोड़ी ये पूरा लिखते जाएंगे। तो इन्होंने इसको दूसरा टेबल बनाया और कहा कि ये सप्लायर आईडी है, ये सप्लायर नेम है, ये सप्लायर का सिटी है, ये उनका फ़ोन है, और इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिया। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, और तो इस तरीके से ये ईआर डायग्राम समझा जाता है कि प्रोडक्ट टेबल में एक सप्लायर आईडी है, जो सप्लायर टेबल के प्राइमरी की है, और सप्लायर टेबल में सारी जानकारी है। तो इस टेबल में ये जो प्रोडक्ट आईडी है, ये क्या है, ये पीके है, प्राइमरी की, और इस टेबल में जो सप्लायर आईडी है वो क्या है, वो एफके है, यानी फॉरेन की। सो हम लिख देते हैं फॉरेन की। ओके, सप्लायर आईडी क्या है, फॉरेन की, और ये क्या है, प्राइमरी की। अब ये फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की वो वैल्यू होती है जो यहाँ पे लिखी तो गई है इस टेबल में, पर एक्चुअली में बिलोंग करती है किसी और टेबल को, और इस टेबल के लिए ये जो सप्लायर आईडी है वो प्राइमरी की है, और इस टेबल में कोई फॉरेन की नहीं। ठीक है, तो ये एक इन्होंने कंसेप्ट बना दिया। इस तरीके से अब यहाँ पे प्रोडक्ट का सारा डेटा भी आ गया, सप्लायर का भी आ गया, और हम इन दो टेबल को बाद में मर्ज कर सकते, वी कैन मर्ज टुगेदर टू क्रिएट अ बिगर टेबल। वो टेबल एक वर्चुअल टेबल होगी, ये टेबल तो एग्जिस्टिंग टेबल है, वो टेबल जो हम इनको मर्ज करके बनाएंगे वो हमारी डेटा एनालिसिस की टेबल होगी, और इससे हम बहुत सारा कोड बचा लेंगे। जो कंसेप्ट आप अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि एक टेबल में प्राइमरी की भी हो सकती है, और एक या एक से ज़्यादा फॉरेन की भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे ये कंसेप्ट है। अब हर प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो इन्होंने उसकी कैटेगरी भी डाल दी। कैटेगरी जैसे क्या होती है प्रोडक्ट्स की, कैटेगरी होती है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक कैटेगरी टेबल बनाते हैं, तो ये है कैटेगरी आईडी, ये है कैटेगरी नेम, तो कैटेगरी आईडी 1 2 3। अब क्या है, चाय और कोल्ड ड्रिंक, ये है लिक्विड, तो हम ऐसे लिक्विड लिख देते हैं। तो एक कैटेगरी होगी लिक्विड, एक कैटेगरी होगी स्नैक्स, एक कैटेगरी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक और कॉलम जुड़वा दिया, कैटेगरी आईडी, ये वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो चाय और ये दोनों एक को करते हैं, ये दो को करते हैं।
तो इस तरीके से कोई पूछेगा कोल्ड ड्रिंक की भैया क्या कैटेगरी है, तो आप बताएंगे कोल्ड ड्रिंक जो है एक कैटेगरी है, एक क्या है लिक्विड, ऐसे बता देंगे। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? राइट? यस सर। ओके। सो ये एक सिंपल सा देखो कंसेप्ट है। तो एक टेबल की फॉरेन की दूसरे टेबल के लिए जो है प्राइमरी की है, और इस तरीके से रिलेशन बनता है। और इसीलिए इसको कहीं ना कहीं RDBMS भी बोलते हैं ना, कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ना केवल हम टेबल्स के बीच में रिलेशन बना सकते, बल्कि हम दो अलग अलग डेटाबेसेस की अलग अलग टेबल्स के बीच में भी रिलेशन बना सकते, वो भी आगे सीखेंगे। तो ये एक टेबल का एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। एंटिटी इसके सारे ये जो टेबल हैं, एंटिटीज हैं, और ये इनका बीच का रिलेशनशिप। अब जब ऑर्डर होता है तो प्रोडक्ट ही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर में प्रोडक्ट की आईडी है, ऑर्डर की आईडी है। उस ऑर्डर में लिखा है कि उस प्रोडक्ट को किस कस्टमर ने ऑर्डर किया, किस एम्प्लॉय ने रिसीव किया, किस शिपिंग कंपनी ने उसे भेजा। तो जो शिपिंग कंपनी है उसका जानकारी यहाँ लिखा हुआ है, उसकी जानकारी। जो एम्प्लॉयज है उनकी जानकारी यहाँ लिखी है, कस्टमर की जानकारी यहाँ। तो यही सीधा कंसेप्ट है। अब ये डेटा हमारे पास ऐसे SQL फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। मैंने जैसे बताया, जो भी आपको ग्रीन में नजर आ रहा है डबल हाइफन के साथ, ये सब कमेंट है। ये सब कमांड को अभी आपको समझने की जरूरत नहीं। यहाँ पे से समझिए फ्रॉम लाइन नंबर 30। इस लाइन को देख के आप बता सकते हो ऋषा ये क्या लिखा है? कैन यू टेल ये क्या हो रहा है? सर ये टेबल क्रिएट, कैटेगरीज टेबल क्रिएट करने के लिए। हाँ, राइट। और जैसा डायग्राम में देखो है, तो कैटेगरी में कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम वगैरह है, राइट। तो इन्होंने वही लिखा है कि कैटेगरी आईडी टाइनी इंट है। जैसे इंट का भी एक छोटा इंटीजर, क्योंकि कैटेगरी 4-5 ही है इनके पास। फिर कैटेगरी नेम है। तो इन्होंने कैसे केस में लिखा है, इन्होंने जो दो वर्ड्स लिखे हैं उनके पहले पहले लेटर कैपिटल कर दिए, ठीक है। सो तो इनके पास इसमें 4 हैं। और ये जो इंजन इनोडीबी है, डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट UTF-8 है, ये हम लोग बाद में भी समझेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये जो कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर सेट क्या, मान लो जैसे हम लिखते हैं @ हैशटैग परसेंटेज, ये कैरेक्टर सेट होता है ना, ठीक है। जी। पर मान लीजिए आप चाइनीज, हिंदी या उर्दू के वोकेबलरी यूज कर रहे हैं ना, तो उसके भी तो अपने कैरेक्टर होते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? जी जी। सो हर, या। तो वो कैरेक्टर सेट का मतलब हो गया कि कई कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन। सो विच वी विल लर्न लेटर। तो अभी इन्होंने बाय डिफॉल्ट हम लोग को ये दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या, और देखो फिर इन्होंने इंसर्ट इनटू लिखा है। डू यू गेट दिस? इंसर्ट इनटू कैटेगरीज अभी हमने सीखा। और इन्होंने 4 कॉलम की कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर। मैंने कहा पहला दूसरा से 8 तक। पहली कैटेगरी का नाम है बेवरेजेस, दूसरी का नाम है कंडिमेंट्स। कन्फेक्शंस में क्या क्या आता है, डेजर्ट, कैंडी, स्वीट, ब्रेड। फिर डेयरी प्रोडक्ट हैं, ग्रेन सीरियल्स हैं, मीट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस हैं जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह, सी फूड, राइट। सो ये है। अगर हम पहले इस कम, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सिस्टम में जाते हैं और यहाँ पे जाके एक नया डेटाबेस बना देते हैं। उस डेटाबेस का नाम रखते हैं नॉर्थ विंड। ट्रेडिंग कंपनी का नाम हो गया। और ये यहाँ पे आपको दे रहा है कि कैरेक्टर सेट क्या है, UTF-8 MB4 जनरल CI।
यहाँ पे लिखा है क्या, UTF-8 यूनिकोड CI, इस पूरे में यही यूज हुआ है। डू गेट माई पॉइंट? ठीक है, आप देखेंगे ना, तो जब जब हमने कमांड बनाए तो ये यूज हुआ है। तो हम चाहें तो इसको UTF-8 और जो हमारे उसमें यूज हुआ है यूनिकोड CI, देखो ये कोलेशन या कैरेक्टर सेट है। जैसे हिब्रू लैंग्वेज है तो हिब्रू लैंग्वेज में कुछ अलग कैरेक्टर सेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे सब आपको दिखे, ग्रीक है, हिब्रू है, उनमें जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं वो। तो अगर आप उस पर्टिकुलर केस के लिए बना रहे हैं, स्वीडिश में, स्पेनिश में कुछ अलग कैरेक्टर सेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल CI लिखते हैं तो आप एक जनरल बना रहे हैं, राइट, सबके लिए, ठीक है। और इसी में UTF-8 में जैसे एक कोलेशन आपका और भी होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिकोड CI, ये यूनिकोड कैरेक्टर है। इस पे हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो डिफॉल्ट है आप बस उसको रख के क्रिएट कर दीजिए। ओके, ये हो गया। ये थोड़ा सा एडवांस चीज भी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक चीज है, पर हम आगे समझेंगे। अभी इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अभी हमने ये बना दिया, अब इसके बाद यहाँ से हम SQL पे जाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम वही है जो यहाँ पे है, राइट, नॉर्थ विंड। इसको पूरा कॉपी करेंगे, और हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से कॉपी कर ले पूरा, ठीक है। सो वी विल सिंपली कॉपी एवरीथिंग और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ओके। और ऊपर का भी ये पार्ट हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, क्योंकि हम उसी डेटाबेस में हैं तो ये भी हटा देते हैं। हम बेसिकली यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्रिएट टेबल कैटेगरीज से, कि पहले पहली टेबल जो क्रिएट करो वो कैटेगरीज करो, फिर उसके बाद उसमें इंसर्ट कर दो, फिर कस्टमर करो, राइट, फिर उसमें इंसर्ट कर दो कस्टमर। और ये, तो ये हमारा सैम्पल डेटा सेट बन जाएगा। फिर एम्प्लॉय क्रिएट करो, उसमें सब एम्प्लॉय ऐड कर दो, फिर ऑर्डर जोड़ दो, जो जो ऑर्डर कंपनी को जो जो ऑर्डर मिले हैं ना वो सब। और ये करने के बाद हम लोग ये सब बंद कर देते हैं, ऐसे गो करते हैं। अगर कुछ एरर होगा तो फिर हम दूसरा कुछ रास्ता अपनाएंगे। तो जैसे इन्होंने लिखा वेरिएबल कैरेक्टर सेट कांट बी सेट टू नल, पर वो लाइन नंबर 1200 कहीं पे एरर है, और 1200 तक तो अपना काम हो गया होगा। हम देखते हैं और यहाँ पे डेटा सेट देखते हैं, तो हमारे 9 टेबल बन गए, ओके। कैटेगरीज में जाते हैं तो देखिए 8 कैटेगरी का डेटा जुड़ गया है। कस्टमर में जाते हैं तो देखिए हमारे पास 91 कस्टमर्स का डेटा जुड़ गया है। हम लोग एम्प्लॉयज़ में जाते हैं तो 8 एम्प्लॉय 9 एम्प्लॉयज़ का डेटा जुड़ गया है, यहाँ लिखा भी है, कैन यू सी। और प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो लगभग 78 प्रोडक्ट्स जुड़ गए। देखो अब इसमें सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी जुड़ी है फॉरेन की तरीके से। इसके ऊपर जब हम माउस लेके जाएंगे तो देखो उस कंपनी का नाम आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस। तो उसके नाम, जैसे इसमें जा रहे हैं तो उस कंपनी का नाम आ रहा है। ये एक क्लिकेबल लिंक बन गया है। जब हम फॉरेन की रिलेशन सेटअप कर देते हैं, जो हम आगे सीखेंगे भी, तो इसमें ये देखिए, ओके, उस कंपनी का नाम आ रहा है। तो हमारा सारा डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो एसक्यूएल कोड है, ये एसक्यूएल कोड अभी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। आपको क्या करना है, उस एसक्यूएल फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस किसी एक उसमें उसको ओपन कर लेना है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक डेटाबेस बनाइए और वो फाइल जो है ना आपकी, उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ से चूज फाइल करेंगे तो वो फाइल आपको सेलेक्ट करने को कहेगा। और ये भी एक तरीका है जो हम आगे देखेंगे, ओके। अभी जो मैं आपको ये दे रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू ट्राई डिफरेंट एग्जाम्पल्स ना, कभी ये कभी वो,
सारी एग्जाम्पल हमें ट्राई करने होंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से एसक्यूएल या इस केस में माई एसक्यूएल आ जाए। आगे चल के हम लोग एक और टूल भी सीखेंगे जिसका नाम है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। अब देखो ये क्या यूज कर रहे हैं हम, PHP माई एडमिन, जो कि किस सर्वर पे चल रहा है, माई एसक्यूएल। ओके, अब आप थोड़ा सा बताइए, अगर मैं कहूं कि टू कनेक्ट अ डेटाबेस, पर्टिकुलरली मैं कहता हूं माई एसक्यूएल डेटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन, वी नीड 5 क्रेडेंशियल। ओके, पहला है यूजर नेम, दूसरा है पासवर्ड, डेटाबेस का नेम और होस्ट या फिर सर्वर नेम। तो यूजर नेम क्या है यहाँ पे, अभी आपको बताया था ना, जब हम हमारा सर्वर यहाँ पे चल रहा है, जब हम एम्स में जाते हैं तो हाँ रूट, राइट, तो यूजर नेम हो गया रूट, पासवर्ड क्या है, माई एसक्यूएल, डेटाबेस का नाम क्या है, नॉर्थ विंड। अगर मान लो किसी और डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो और होस्ट या सर्वर का नाम क्या है, होस्ट या सर्वर का नाम है, देखो लिखा है लोकल होस्ट। ओके, इज इट ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से PHP माई एडमिन एक एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, एक एडमिनिस्ट्रेशन टूल वो जिसके थ्रू हम लोग किसी एडमिन को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच भी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टूल है। इस एडमिनिस्ट्रेशन टूल के ज़रिए हम लोग मॉडल्स बना सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट डेटाबेस के कनेक्शंस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी हम यहाँ पे प्लस करते, तो ये हमसे पहले क्या पूछ रहा है, कनेक्शन का नाम बताइए। कनेक्शन का नाम हमारे लिए हम मान लीजिए कह देते हैं नॉर्थ विंड AMPPS वाला। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कोई डेफिनेट नाम होता है, तो मैंने लिख दिया नॉर्थ विंड एम्स वाला। होस्ट नेम, अब ध्यान से देखना, जो होस्ट नेम होता है ना, उसका सरल नाम ये होता है, पर उसका IP एड्रेस होता है ये, ठीक है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना, ये याद रखना। सो वो इसने यहाँ पे लिख भी रखा है, आपको नहीं है तो हम वही लिखेंगे भैया जो हमें उसने बताया है, लोकल होस्ट। पोर्ट जो होता है वो 3306 होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका माई SQL का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। जैसे अगर आपका पोर्ट चेंज हुआ होगा, ठीक है, तो वो पोर्ट चेंज की जानकारी आपको मिलेगी। इज इट ओके। जैसे यहाँ पे ना PHP माई एडमिन डेटाबेस सब कुछ, तो आपको मैं यहाँ पे आपका जब एम्स वगैरह जो भी इंस्टॉल होते हैं, अगर पोर्ट चेंज होता है तो यहाँ पे आपको पोर्ट चेंज होके दिखाई देगा। नहीं चेंज हो रहा है तो जो माई SQL का पोर्ट है वो बाय डिफॉल्ट 3306 होता है, ठीक है। पासवर्ड जो है वो हम स्टोर इन वॉल्ट करते हैं, और हमारा पासवर्ड क्या है, माई SQL। ओके, टेस्ट कर देते हैं, कह रहा है क्या हो रहा है, सक्सेसफुल, राइट। ओके, हम कहते हैं अब इस कनेक्शन बना लो,
तो ये नॉर्थ विंड एम्स वाला बन गया, इसे डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे चारों वो ओपन हो गए डेटाबेस, राइट। और यहाँ से भी हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे और यहाँ हमें वही टेबल दिखाई देने लग गए जो वहाँ दिख रहे थे। जैसे मान लो मुझे सारे प्रोडक्ट देखने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम ये कर सकता है कि अभी मैं दिखा दूं पहले क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, रन किया तो कह रहे हैं कि कोई डेटाबेस तो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो डेटाबेस के लिए याद है मैंने क्या बताया था, यूज यूज नॉर्थ विंड, ऐसा। हर एक एसक्यूएल लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना है। हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट जहां खत्म हो रहा है, तो ये डेलीमीटर बोलते हैं इसे, ये डेलीमीटर लगाना है। इसे सेलेक्ट किया, अब देखिए सारे प्रोडक्ट का नाम आ गया, देखिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये ऑब्वियसली ये बहुत प्रोफेशनल चीज है, पर जब कोई, मैंने ध्यान जो मतलब मैंने अभी तक सीखा है, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ये स्टूडेंट को थोड़ा सा वो लगता है, कठिन लगता है इसको समझना। तो मेरे लिए लगा, यहाँ पे सब आसान सा लगता है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे तो कमांड हमें लिखने भी नहीं पड़ते। अगर हमें प्रोडक्ट देखना है, सीधे क्लिक करो, सारे दिखने लगे, राइट। और यहाँ पे एक और चीज होती है, जब हम डेटाबेस पे आ गए, मोर पे जाते हैं, डिजाइनर पे जाते हैं, ये डिजाइन बनी गंदी सी लग रही है, इसे व्यू इन फुल स्क्रीन करते हैं। ये पता है क्या है, इसने वो डिजाइन बना दी है जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी ना हम लोग ने। मैं अभी पहले इसको सेट करता हूँ, चला गया, फिर से करते हैं। इसको हमेशा फुल स्क्रीन में यूज करना पड़ता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं, यहाँ सप्लायर, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ शिपर, शिपर अभी इधर रहेंगे ऑर्डर के साथ, यहाँ प्रोडक्ट की कैटेगरी, यहाँ कस्टमर्स, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे ऑर्डर्स, कस्टमर ऊपर, ये रिव्यूअर पता नहीं कौन है, ये एम्प्लॉयज, ओके, और ये शिपर। अब देखो ये वैसा ही रिलेशनशिप डायग्राम तो आ गया जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, याद है। और यहाँ हमें दिख क्या रहा है कि कौन से टेबल में कौन सी प्राइमरी की है और वो किस फॉरेन की के साथ अटैच्ड है। जैसे प्रोडक्ट टेबल में सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी दो फॉरेन कीज हैं जो सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी से अटैच्ड है। सो ये हमें आगे ट्राई करना है। और अगर आपके टेबल मान लीजिए रिलेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्रिएट भी हो सकता है, वो भी आगे सिखाएंगे, ओके। सो अब हमारे पास एक सैम्पल डेटाबेस आ गया है जिसमें हम सैम्पल क्वेरीज रन कर सकते हैं और इसे एनालाइज कर सकते हैं। जो हम सीखेंगे, सारे सेलेक्ट कमांड, वेयर क्लॉज, सारे तरह के ऑपरेटर, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ओके। क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो डेटा एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लीन है। तो हम लोग जो डेवलपमेंट वाले ना, जैसे फॉरेन की सेटअप करना है, वो ये लास्ट में करेंगे, ओके। पहले हम लोग डेटा एनालिसिस की क्वेरीज को ज़्यादा सीखेंगे, फिर हम लोग डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। सो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था अबाउट नॉर्थविंड डेटाबेस सेटअप। सैम्पल डेटाबेस हमने यहाँ पे सेटअप किया, आप भी करके देखिए। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो देन जो है शेयर कीजिए अपना डाउट कमेंट्स।